हाय एवरीवन, आज का क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन में यूज़ होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए बेटा, हमने मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस करके रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होगी। ठीक है, ये यहाँ पे नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और इस तरफ साउथ पोल है मैग्नेट का। ठीक है, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और इस फील्ड में हमने एक करंट कैरिंग लूप को प्लेस करके रखा है। ठीक है, इस रीजन पे हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करके रखा है। ठीक है, अब देखो बच्चे, हमें पता है कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हो तो इस पे फोर्स लगती है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है और इसकी लेंथ है मान लीजिए एल। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगाएगी एंड फोर्स विल बी आई एल बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री के इक्वल दे रखा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। एंड डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन निकालने के लिए आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ आपने अपनी फोर फिंगर को पॉइंट करना है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस तरफ आपने अपनी मिडल फिंगर को पॉइंट करना है। थंब इंडिकेट करेगा फोर्स की डायरेक्शन को, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो फोर्स रहेगी इनवर्ड डायरेक्शन में इस केस में। ठीक है, अब देखो, ये जो आपके पास कॉइल है ये डिफरेंट सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है। तो सबसे पहले हम वन बाय वन सारे सेगमेंट्स पर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी सेगमेंट पर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है जबकि जो ए बी आर्म है वो ऐसे है। ए बी आर्म में करंट इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है जबकि ए बी में करंट इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। हमें पता है जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ आपने अपनी फोर फिंगर को पॉइंट करना है। करंट जिस तरफ जा रहा है उस तरफ आपने अपनी मिडल फिंगर को पॉइंट करना है। ठीक है, ए बी में करंट इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि मिडल फिंगर मेरी इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटेड होगी। थंब की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, यानी कि ए बी पर फोर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, अब सिमिलरली सी डी में करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, सी डी में करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है जबकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है। यानी कि मिडल फिंगर को मैंने इस तरह से पॉइंट करना है आउटवर्ड डायरेक्शन में, जबकि फोर फिंगर मेरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ अलाइन होगी। अब फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, राइट? यानी कि इस आर्म में फोर्स मेरी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, अब देखो बेटा, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा आई एल बी साइन थीटा के इक्वल, राइट? अब देखो यहाँ पे करंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इस आर्म की अगर बात करें तो इसमें इनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरह थी। ठीक है, करंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 90 डिग्री का। तो यानी कि यहाँ पे एफ हो जाएगा आई एल बी साइन 90 के इक्वल, एंड साइन 90 इज 1। देयरफॉर फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा आई एल बी के इक्वल। सिमिलरली इस पॉइंट में भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल है 90 डिग्री का, यानी कि इस आर्म पर भी फोर्स का मैग्नीट्यूड रहेगा आई एल बी साइन 90 के इक्वल, यानी कि इस दूसरी आर्म पर भी सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स लगेगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, अब रहता है बी सी एंड डी ए। ठीक है, अब देखो बच्चे, बी सी में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है जबकि करंट की डायरेक्शन भी इस तरफ है। अब फोर्स हमें पता है आई एल बी साइन थीटा के इक्वल होती है। अब थीटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में अलाइंड है, यानी कि इस केस में थीटा की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा, यानी कि इस आर्म पर किसी तरह की कोई फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई एल बी साइन थीटा। इस केस में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल 0 डिग्री का है, यानी कि इस आर्म पर फोर्स की वैल्यू रहेगी 0। अब इसकी बात करते हैं, इसमें करंट इस साइड जा रहा है, राइट? करंट की डायरेक्शन इस तरफ है जबकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री का। अगेन
फोर्स होता है ILB साइन 180, ILB साइन 180, अगेन ये हो जाएगी 0, यानी कि इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट पर फोर्स 0 होगी। ठीक है, आपके पास खाली AB पर फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड CD पर फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, बाकी के कंपोनेंट्स पर फोर्स की वैल्यू होगी 0, राइट। तो देखो बच्चे, अगर मैं इस पूरे सेटअप को अगर फ्रंट फेस से देखती हूँ, ठीक है, इस तरह से है ये आपके पास कॉइल है। अगर इसको मैं फ्रंट फेस से देखूंगी तो मुझे खाली AD पोर्शन नजर आएगा। ठीक है, बाकी का पोर्शन मुझे नजर नहीं आएगा, खाली AD पोर्शन मुझे नजर आएगा। तो मान लीजिए ये आपकी कॉइल है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो AD पर इस पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जबकि दूसरे पॉइंट पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ठीक है, फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, यानी कि इन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस की वजह से ये जो कॉइल होगी ये घूमना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इस पर टॉर्क लगेगी। ठीक है, इस कॉइल पर क्या लग रही है? टॉर्क। अब हम टॉर्क की वैल्यू बेटा फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए किसी पॉइंट पर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। किसी पॉइंट पर जो आपकी फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस से हम देख रहे हैं अपने कॉइल को, तो फ्रंट फेस से हमें खाली AD पोर्शन नजर आ रहा है, राइट। मान लीजिए L है, लेंथ है इसकी और ब्रेड्थ है B। कॉइल की लेंथ L के इक्वल दे रखी है और ब्रेड्थ आपके पास B के इक्वल दे रखी है। क्योंकि अब हम इस कॉइल को फ्रंट फेस से देख रहे हैं तो हमें खाली AD पोर्शन विजिबल होगा। ठीक है, हमें खाली AD पोर्शन विजिबल होगा और इसकी ब्रेड्थ कितनी दे रखी है? ब्रेड्थ है B के इक्वल, सो ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू B। ठीक है, और हमें पता है कि यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, और इन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस की वजह से जो अपने पास कॉइल है ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बेटा, कॉइल हमारी इस तरह से है, राइट। कॉइल हमारी इस तरह से है, ये कॉइल है। ठीक, अब कॉइल के परपेंडिकुलरली, ठीक है, यहाँ पे मैं एक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी, ये परपेंडिकुलर है। ठीक, हमें पता है ना कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे मान लीजिए एरिया है ये, राइट। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप इस तरह से एरिया को शो करते हो तो एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, तो उसी तरह से ये आपके पास कॉइल है, तो कॉइल का जो एरिया रहेगा वो इस तरफ रहेगा, राइट। तो कॉइल का जो एरिया वेक्टर है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये है एरिया ऑफ द कॉइल, इन दोनों के बीच में एंगल है मान लीजिए थीटा के इक्वल, राइट। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इस कॉइल के परपेंडिकुलरली हमने एक लाइन ड्रॉ की, इन दो के बीच में, इन दो लाइंस के बीच में एंगल है थीटा, राइट। अब देखो बच्चे, यहाँ पे मैं इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करूंगी तो ये जो एंगल है ये पूरा 90 डिग्री के इक्वल है। ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये है 90, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा के इक्वल, राइट। ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये जो एंगल होगा ये थीटा के इक्वल होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके अगर मैं तीनों एंगल्स की सम निकालूंगी तो वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चे, मैं टॉर्क की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, राइट। टॉर्क, टॉर्क होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, राइट। अब देखो, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है, लेकिन इन दो फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ठीक है, इन दो फोर्सेस के बीच में मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहती हूँ। अब देखो, इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को मैं अगर इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करूँ, ठीक है, इसको मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस किया, तो ये जो डिस्टेंस होगा दो फोर्सेस के बीच में, ये रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो फोर्सेस के बीच में। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फोर्स है, इसको मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस किया, ये सेकंड फोर्स है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, राइट।
अब देखो बेटा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल पे मैं साइन थीटा का यूज़ कर सकती हूँ। साइन थीटा, थीटा और 90, ये हो गया बेस। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, मुझे यही डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओवर हाइपोटेनस, एंड हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू बी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा, यानी कि ये डिस्टेंस बी साइन थीटा के इक्वल है। तो ये बन जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि है बी साइन थीटा के इक्वल। तो इससे मुझे मिलेगा टॉर्क की वैल्यू। ठीक है, अब देखो बच्चे, फोर्स का मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। ठीक है, नीचे की तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है। फ्रंट फेस से हम देख रहे हैं, और फ्रंट फेस से मुझे कुछ इस तरह से नजर आ रहा है चीजें। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है, जो कि आई एल बी के इक्वल है। राइट, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू में लिखूंगी आई एल बी, और यहाँ पे है बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू टाउ। राइट, अब देखो बेटा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये है लेंथ इस कॉइल की और ये है ब्रेड्थ इस कॉइल की। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इससे मुझे एरिया ऑफ द कॉइल मिल जाएगा। राइट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ से मुझे मिलेगा एरिया ऑफ द कॉइल। तो ये आ गया आई ए बी साइन थीटा। अगर आपके पास एक सिंगल टर्न है तो सिंगल टर्न के लिए टॉर्क की वैल्यू या फिर टॉर्क की वैल्यू रहेगी आई ए बी साइन थीटा। अगर आपके पास एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, बहुत सारे टर्न्स आपके पास हैं, तो उसके लिए टोटल टॉर्क की वैल्यू रहेगी एन आई ए बी साइन थीटा के इक्वल। राइट, अब इसमें देखो बच्चे, एन आपके पास कांस्टेंट है, आई आपके पास कांस्टेंट है, और ए आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, वेयर एन आई ए इज इक्वल्स टू एम, इसे कहा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, क्योंकि कॉइल के अंदर भी करंट फ्लो हो रही है। राइट, इसके अंदर भी करंट फ्लो हो रही है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा है। करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होगा, जितना करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होगा, जितना एरिया होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो एन आई ए को कहा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी टाउ इज इक्वल्स टू एम पी साइन थीटा, और टाउ इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी के इक्वल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखो बच्चे, इसमें जो है 3 केसेस बनते हैं, मैक्सिमम टॉर्क का, स्टेबल इक्विलिब्रियम का और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो हम ये भी देख लेते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, जब कॉइल मेरी इस तरह से है, कॉइल मेरी इस तरह से, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट या फिर एरिया इसका बाहर की तरफ है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, जबकि एरिया या फिर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री के, 90 डिग्री के इक्वल है। तो फर्स्ट केस में व्हेन थीटा बिटवीन एम एंड बी इज 90 डिग्री, राइट, जब थीटा 90 डिग्री के इक्वल होगा तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगी इस कॉइल पर, देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम, और वैल्यू होगी एम बी साइन 90, एंड साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू रहती है। ठीक है, सेकेंड केस में अगर मान लीजिए कॉइल मेरी इस तरह से है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सेम डायरेक्शन में है, यानी कि एम और बी के बीच में एंगल थीटा है 0 डिग्री, यानी कि इस केस में टॉर्क की वैल्यू मिनिमम होगी और किसी तरह की कोई टॉर्क का एक्सपीरियंस नहीं होगा इस कॉइल में। ठीक है, लास्ट केस रहता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। इस केस में अगर मान लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है,
जबकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल रहेगा 180 डिग्री। तो इस केस में जो रहेगा वो हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद बेटा अपना क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉइल है, राइट, इस तरह से कॉइल है और कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, राइट, और इस कॉइल को मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमें पता है कि अगर आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हो तो इस कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस होती है और जो कॉइल होती है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है, कॉइल घूमना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो कॉइल में मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए 2 टेस्ला है। 2 टेस्ला बहुत ज़्यादा वैल्यू रहती है। तो इसमें अच्छा देखो, मैग्नेटिक मोमेंट या फिर एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड है। ठीक है, मैंने आपको बताया ये अगर आपके पास कोई सरफेस है तो सरफेस एरिया, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, अब इस तरह से है, ये इस तरह से सरफेस है तो इसका एरिया आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एरिया आउटवर्ड डायरेक्शन में है जबकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। एरिया और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 90 डिग्री का। तो हमें पता है टॉर्क की वैल्यू होती है NIA/BA साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, इसमें आप नंबर ऑफ टर्न्स पुट करेंगे, अगर एक नंबर ऑफ टर्न है तो यहाँ पे 1 आएगा। करंट की वैल्यू पुट करोगे 5, एरिया कुछ भी आप ले सकते हो 2/2, तो एरिया की वैल्यू पुट कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दोगे। ओके, 2 बार मैं ये ले रही हूँ। ठीक है, एंड साइन 90 यहाँ पे पुट करेंगे और आपके पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके पास है कैलकुलेट द टॉर्क ऑन 100 टर्न rectangular coil of length 40 centimeter and breadth 20 centimeter carrying a current of 10 ampere when placed making an angle of 60 degree with magnetic field of 3 Tesla। ठीक है, गिवन क्वेश्चन में हमने टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 100 एंड द लेंथ ऑफ द कॉइल इज 40 सेंटीमीटर यानी कि 40 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर्स एंड breadth is 20 centimeter यानी कि 20 into 10 raised to the power -2 meters carrying a current of 10 ampere and the current is of 10 ampere। ठीक है, when placed making an angle of 60 degree with magnetic field of 3 Tesla। ठीक है, ये important point है और ये जो क्वेश्चन है ये आपका नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। देखो बच्चे, यहाँ पे आपके पास इस तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस पे हमने एक कॉइल को प्लेस करके रखा है, राइट। तो मान लो ये है कॉइल, ये है कॉइल। ठीक है, ये है एरिया कॉइल का। अब देखो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो कॉइल का प्लेन है इनके बीच में एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। ठीक है, इनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ये कॉइल है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच में जो प्लेन ऑफ द कॉइल है, ठीक है, इसके बीच में एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। ठीक, अब देखो प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरफ रहेगा ना, एरिया वेक्टर है तो इसका एरिया, एरिया या फिर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट या फिर एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ है। ठीक है, ऐसे, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। तो ये पूरा एंगल है 90 डिग्री का, ये है 60, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल रहेगा आपका 30 डिग्री इस सरफेस और एक्सटर्नल। ठीक है, यहाँ पे एंगल रहेगा आपका 30 डिग्री का, मैग्नेटिक मोमेंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 30 डिग्री। अब हमें पता है कि टॉर्क की वैल्यू होती है mb साइन थीटा के इक्वल। अब मैग्नेटिक मोमेंट तो इस तरफ है ना,
हमें प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल नहीं लेना है, हमें मैग्नेटिक मोमेंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल लेना है, ठीक है। तो ये होगा एम बी साइन 30, राइट, एंड एम मैग्नेटिक मोमेंट एन आई ए के इक्वल होता है बी साइन 30, राइट। नंबर ऑफ टर्न्स आर 100, current flowing through the coil is 10, and area length into breadth. Length is 40 and breadth is 20. 10 raised to the power minus 2, 10 raised to the power minus 2, 10 raised to the power minus 4. Bases are same, powers will get added. तो मैंने यहाँ पे एक साथ ही 10 raised to the power minus 4 लिख लिया है. Length into breadth. तो ये area आ गया. And external magnetic field. Magnitude of the external magnetic field 3 Tesla. ठीक है, 3 Tesla and sin 30 is 1/2. ठीक है, तो ये बन गया, राइट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 10 raised to the power 5 into 10 raised to the power minus 4, राइट। और आपके पास टर्म्स कितनी बची, 4 बच गया एंड 3 बच गया। नाउ बेसिस आर सेम, पावर्स विल गेट एडेड, तो ये बन जाएगा ओनली 10, 5 minus 4 is 1 into 4 3s are 12, तो ये बना 120। टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। तो ये है टॉर्क की वैल्यू जो कि इस कॉइल पर लगेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन हमारा जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और नीट में पूछा गया है। थैंक यू।